नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। एक बात और जो मैंने आपको पहले भी कही थी वो ये कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चंस उपलब्ध कराता हूँ तो आप इनको एक अलग रजिस्टर में रोज़ नोट करें ताकि एग्ज़ाम के समय रिविजन करने में आपको आसानी रहेगी। तो विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। तो इसमें आपके मुख्य रूप से दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है यूनिसेफ के द्वारा गरीब बच्चों के बारे में जो डाटा जारी किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है रूस की मेजबानी में ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मार्ग से कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 74%। यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपके लिखा है एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आपके लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में स्वतः मार्ग से, तो इसका मतलब ये है कि किसी विदेशी कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्र में जो है निवेश किया जाता है 74% तक, तो इसके लिए उस कंपनी को पहले से सरकार से परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि रक्षा क्षेत्र में भी जो है निवेश हो सके और भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सके। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं वो ये कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर होने वाली जांच पर निर्भर करेगा और सरकार रक्षा क्षेत्र में ऐसे किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित रखती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है या कर सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी विदेशी कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सरकार को इस निवेश की समीक्षा करने का अधिकार है। ये भी इस कानून में प्रावधान किया गया है, यानी कि सरकार उस निवेश की समीक्षा कर सकती है और अगर समीक्षा में सरकार को लगता है कि ये इस कंपनी के द्वारा यानी इस विदेशी कंपनी के द्वारा जो निवेश किया गया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है उचित नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है, तो फिर सरकार इस निवेश को रोक सकती है। तो ये भी इसमें प्रावधान है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष व बाल अधिकार संगठन सेव द चिल्ड्रन के एक नए विश्लेषण के अनुसार इस साल की शुरुआत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से विश्व भर में कितने बच्चे गरीब हो गए हैं? तो राइट आंसर है 15 करोड़। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दे रखा है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात यह है इस क्वेश्चन में जो कही गई है वो ये कि कोविड-19 महामारी जो प्रकोप शुरू हुआ तो उसके बाद से विश्व में गरीब जो बच्चे हैं उनकी संख्या 15 करोड़ और बढ़ गई है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोरोना महामारी की वजह से ये 15 करोड़ जो बच्चे गरीब हो गए हैं, इस संख्या को अगर कोविड-19 के शुरू होने से पहले के गरीब बच्चों की संख्या में जोड़ दें तो विश्व में गरीब बच्चों की संख्या 1.2 अरब हो गई है। और यहाँ पर एक और बात कि शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, पोषण, साफ सफाई, पानी तक की पहुंच नहीं है, उनकी संख्या महामारी शुरू होने के बाद से 15 करोड़ हो गई है। यानी कि ये गरीबी के ये अलग अलग जो प्रकार शामिल किए गए हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि कोविड-19 के शुरू होने के बाद से शिक्षा से वंचित हो गए, वो बच्चे जो कि जो है जिनको कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो बच्चे जिनको घर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो या पोषण उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये अलग अलग गरीबी के ये प्रकार
तो इन जो है को जो है यहाँ पर इस गरीबी में शामिल किया गया इन विषयों को। तो ध्यान रखिएगा, तो उनकी जो संख्या जो है महामारी शुरू होने के बाद से, मतलब ऐसी जो है बच्चे जो कि शिक्षा से वंचित हुए हैं या स्वास्थ्य से वंचित हुए हैं या पोषण जो है जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो जो है उनकी संख्या महामारी शुरू होने के बाद से 15 करोड़ बढ़ गई है। ऐसे बच्चों की संख्या 15 करोड़ बढ़ गई है। और यहाँ पर एक बात और है, वो ये कि इस विश्लेषण में जो कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की गरीबी में जी रहे बच्चों की संख्या कोविड-19 के कारण बढ़कर 1.2 अरब हो गई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद जो है गरीब जो हुए बच्चों की संख्या 15 करोड़ हुई है, परंतु जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोविड-19 के शुरू होने से पहले के गरीब बच्चों की जो संख्या उसमें जो है इस 15 करोड़ की संख्या को जोड़ें तो ये संख्या हो जाती है 1.2 अरब। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के कारण अब ये संख्या 1.2 अरब हो गई है। और विविध प्रकार की गरीबी के आकलन में 70 देशों के शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आवास, पोषण, स्वच्छता और जल के उपयोग के आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपको विद्यार्थियों ये बात भी ध्यान रखनी है कि जितने देशों में ये जो है सर्वे किया गया है तो वो देशों की संख्या है 70, यानी 70 देशों में इन जो है 6 पॉइंट्स पर, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसा मैंने बोला आपको, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आवास, पोषण, स्वच्छता और जल के उपयोग, ये 6 पॉइंट के आधार पर ये जो है विश्लेषण किया गया है और उसके आधार पर इन्होंने ये संख्या बताई है 15 करोड़, यानी कि कोविड-19 के शुरू होने के बाद इन जो है पॉइंट्स को अगर देखें तो ये संख्या 15 करोड़ हो गई है गरीब बच्चों की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं, वो ये कि यूनिसेफ की कार्यकारी जो निदेशक है वर्तमान में, उनका नाम है हेनरीटा फोरे। हेनरीटा फोरे। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इसमें 2-3 जो बातें मैंने बताई उनको विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो जो 70 देशों की बात मैंने कही वो आपको याद रखनी है। एक जो है गरीबी की जो विविध प्रकार का जो आकलन किया गया है, तो ये प्रकार कौन कौन से, तो ये 6 हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और आवास, पोषण, स्वच्छता और जल के उपयोग। ये 6 जो है पॉइंट्स के आधार पर ये गरीबी का आकलन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो है कुल जो गरीब जो संख्या है, गरीब बच्चों की संख्या, उसको भी आपको याद रखना है, यानी कि 1.2 अरब जो है ये संख्या हो गई है ऐसे गरीब बच्चों की। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिकी सरकार ने अवैध मादक पदार्थों के उत्पादक के तौर पर भारत सहित कितने देशों को चिन्हित किया है, तो राइट आंसर है 21, यानी कि वो देश जिनमें मादक पदार्थों का उत्पादन होता है अवैध तरीके से, तो उन देशों की संख्या की अगर बात करें तो भारत सहित जो है 21 देश माने हैं अमेरिका ने जहां पर मादक पदार्थों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे जिनका 17 सितंबर को कोरोना से निधन हो गया है, तो राइट आंसर है कर्नाटक। विद्यार्थियों इसी वर्ष यानी कि 2020 में जून में जो है कर्नाटक राज्य से ये निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इनका जो है 17 सितंबर को निधन हो गया है और ये बीजेपी के सदस्य थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस देश की मेजबानी में हुई है, तो राइट आंसर है रूस। विद्यार्थियों यहाँ पर ब्रिक्स जो लिखा है तो BRICS, तो पूरा नाम आपको याद रखना है। B से है ब्राजील, R से रसिया यानी कि रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। यानी कि ब्रिक्स में जो सदस्य देश शामिल हैं
उनकी जो है नाम आपको याद रखने हैं। मैंने आपको बोल दिया अभी, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में आपके पूछ लेते हैं इस तरह क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो वहां पर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आपके ब्रैकेट में स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, केवल शब्द लिखते हैं ब्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 सदस्य देश हैं, जो ब्रिक्स के सदस्य देश 5 हैं, उन 5 के नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं और बताऊं, इसमें विद्यार्थियों आपने पिछले वीडियो में जो है पढ़ा था कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है वो भी रूस की मेजबानी में हुई थी, और अब यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो वो भी जो है रूस की मेजबानी में ही ये ब्रिक्स के जो है सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है। तो क्योंकि ब्रिक्स जो संगठन है, तो इसका अध्यक्ष वर्तमान में रूस है, तो उसकी मेजबानी में ही जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है। तो मैंने आपको कहा इसमें, तो विद्यार्थियों आपको जो क्वेश्चन है उनको इस रूप में याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रूस की जो है मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक हुई मॉस्को में, और उसमें राजनाथ सिंह भाग लेने के लिए गए थे। और फिर रूस की अध्यक्षता में ही जो है संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री भाग लेने के लिए गए थे, एस जयशंकर। और फिर जैसा भी मैंने कहा कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो है बैठक जो डिजिटल माध्यम से हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता भी जो रूस ने की थी, यानी रूस की अध्यक्षता में या इनकी जो रूस की मेजबानी में हुई थी। और अब ब्रिक्स के जो सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भी रूस की मेजबानी में हुई है। और तो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में वैश्विक व क्षेत्रीय जो है सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई, और सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच करीबी समन्वय पर एक समझौता भी किया गया है। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए आप। कोरोना महामारी के बाद जारी पहली फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर है बेल्जियम। विद्यार्थियों इस रैंकिंग में बेल्जियम नंबर 1 पर है, फ्रांस नंबर 2, ब्राजील नंबर 3 और इंग्लैंड नंबर 4 पर है इस रैंकिंग में। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने किस दलहन पर आयात शुल्क में 20% की कटौती की है? तो राइट आंसर है मसूर। विद्यार्थियों ये कटौती आयात शुल्क में 20% की इसलिए की है ताकि भारत में दलहन जो है उसकी कमी ना आए। दलहन उसको बोलते हैं जिससे दाल बनाई जाती है, चना है, मूंग है, उड़द है, तो ये दलहन फसलें कहलाती है। तो मसूर की जो है आयात पर 20% की कटौती की है सरकार ने, ताकि भारतीय बाजार में जो है मसूर की जो है कमी ना हो और दाम ना बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। तरनजीत सिंह संधू किस देश में भारत के राजदूत हैं? तो राइट आंसर है यूएसए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि ऑक्सीजन निर्माता अपने उत्पादन का 90% चिकित्सा के लिए आरक्षित करें? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन निर्माताओं को जो आदेश दिया है या आदेश जो जारी किया है कि वो जो है ऑक्सीजन उत्पादन का 90% चिकित्सा के लिए सुरक्षित रखें, आरक्षित रखें। क्योंकि आपको पता है इसमें जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर कमी ना हो इसलिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है जिस पर प्रतिबंध लगाने की यूरोपीय देशों से अपील अमेरिकी सरकार ने की है? तो राइट आंसर है लेबनान। विद्यार्थियों इस संगठन पर कई यूरोपीय देशों ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी
इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रखा है, इसलिए अमेरिका ने जो है उनका आह्वान किया है, उनसे अपील की है कि वो इस संगठन पर जो है प्रतिबंध लगाएं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो राइट आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। विद्यार्थियों, इनसे जस्ट पहले जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे वो थे अकबरुद्दीन, जो आपके ऑप्शन में लिख रखा है अकबरुद्दीन, तो ये इनसे पहले थे और वर्तमान में ये स्थायी प्रतिनिधि हैं। विद्यार्थियों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजदूतों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये राजदूत, भारत के राजदूत जो है किस देश में जो है नियुक्त हैं, या किसी जो है अन्य देश के राजदूत का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको उस रूप में भी याद रखना है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सक्रिय किस अलगाववादी संगठन ने अलग झंडे व अलग संविधान के बिना शांति समझौता नहीं करने की बात की है? तो राइट आंसर है NSCN-IM। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको वैसे मालूम होगा इस अलगाववादी संगठन NSCN और भारत सरकार के बीच पहले समझौता हुआ था, और समझौता वार्ता अब आगे जय होनी है, परंतु यहाँ पर खैर समझौता तो पहले हो गया भारत सरकार और NSCN के बीच, परंतु इस समझौता वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले ही NSCN ने यहाँ पर ये अपनी अलग मांग रख दी है कि वो तभी जो है आगे शांति समझौते पर बात करेगा जब नागालैंड के लिए अलग झंडा, अलग संविधान की बात को स्वीकार किया जाए। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आतंकवादी संगठन है, अलगाववादी जो संगठन है, तो इस अलगाववादी संगठन जिसका जो है काफी लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष जो है छेड़े हुए है इस अलगाववादी संगठन के द्वारा। आप अलगाववादी संगठन भी आपके साथ साथ आप इसको आतंकवादी संगठन भी कह सकते हो, क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम भी देता रहा है, परंतु जब से शांति समझौता हुआ है तब से ये गतिविधियां रुकी हुई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर NSCN का पूरा नाम भी आप याद रख लेना। N से मतलब है नेशनल, मैं पूरा नाम बोल देता हूँ, NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर एक आपको और जो है इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है NLFT, तो इसका पूरा नाम भी मैं आपको बता दूं, ये भी जो है एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका नाम जो है वो पूरा नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT। और तो ये जो है नाम से आपको पता पड़ रहा है कि त्रिपुरा में जो है सक्रिय है आतंकवादी संगठन। NSCN अभी आपने नाम से पता कर लिया कि ये नागालैंड में सक्रिय जो रहा है आतंकवादी संगठन, और उल्फा, जैसा कि इसके बारे में तो आप जानते हो, ये असम में जो है सक्रिय है आतंकवादी संगठन, और कुकी ये मणिपुर में सक्रिय है। तो आप इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, किस राज्य से संबंधित है, कौन सा आतंकवादी संगठन। तो NSCN नागालैंड से है, NLFT ये त्रिपुरा से हैं, और उल्फा ये असम में सक्रिय है, और कुकी ये मणिपुर में। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय युवक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास 2020 के युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है? तो राइट आंसर है उदित सिंघल। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।